हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक प्लस सीजी टेट एवं सी टेट के लिए मैथ्स क्लास जो होगा हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके साथ ही इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका ही मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराता जाऊंगा, नए नए ट्रिक के माध्यम से, नए नए कंसेप्ट के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को शेयर जरूर कीजिए। तो फिर चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है, ये है हमारा क्लास 15। इससे पहले हमने क्लास 1 से लेके क्लास 14 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर उसको जरूर देखिए ताकि आपका जो है टॉपिक वाइज हर एक क्लास कंप्लीट हो जाए। ये क्लास जो है आपका शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों के लिए है। ठीक है, तो देखिए हमारा क्लास 15 है आज का, क्षेत्रफल तथा परिमाप। ठीक है, आज हम देखेंगे क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है, इसका मैं आपको बताऊंगा पूरा बेसिक से। जिस प्रकार से मैं आपको हर एक क्लास में कराते आ रहा हूँ, पहले हम समझते हैं उसका बेसिक होता क्या है। पहले हम क्षेत्रफल को समझेंगे, परिमाप समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी टॉपिक से प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका भी हम सॉल्यूशन करते जाएंगे सेम कंसेप्ट के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे क्षेत्रफल तथा परिमाप। तो आज की क्लास में देखेंगे दोस्तों हम 2D आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप हम देखेंगे आज की क्लास में 2D आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। इससे पहले इसके बाद के क्लास में हम क्या देखेंगे, 3D आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप। तो पहले हम 2D आकृति और 3D आकृति क्या होगा ये भी हम साथ ही साथ समझते जाएंगे। जैसे देखिए क्षेत्रफल आज हम पढ़ेंगे, तो आज हम देखेंगे 2D आकृतियों का। ठीक है, आज हम देखेंगे 2D आकृतियों का। 2D आकृति होता क्या है दोस्तों, जिसको हम प्लेन सरफेस में आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जिसको हम जैसे प्लेन सरफेस है इसमें मैं जिसको आसानी से बना सकता हूँ ये हो जाता है 2D आकृति। जैसे हमारा हो गया त्रिभुज, हो गया चतुर्भुज, हो गया ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा, ये हमारा अर्धवृत्त, ये हो जाएगा हमारा 2D आकृति। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये 2D आकृति होते हैं। उसके बाद 3D आकृति क्या होता है, जिसमें क्या होता है एरिया भी होता है, अपना वॉल्यूम भी होता है। ठीक है, ये सारे हो जाते हैं 3D आकृति। जैसे आपका बेलन हो गया, शंकु हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सारे होते हैं 3D आकृति। तो आज की क्लास में हम पहले देखेंगे 2D आकृतियों का पूरा डिटेल, पूरा बेसिक के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कल की क्लास में 3D आकृतियों का पूरा डिटेल में। ठीक है, अगर मैं दोनों को एक साथ लूँगा तो फिर क्लास बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो फिर चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस क्लास में आपका शिक्षक भर्ती हो या फिर सहायक शिक्षक भर्ती हो, हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर कहा जाए ये जो है शिक्षक भर्ती का ये क्लास जो है बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, तो वो बिल्कुल सही बात हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से आपका हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। हर एक कंसेप्ट को मैं आपको बताऊंगा, जो चीज़ जो हमारा सिलेबस में है, जो चीज़ पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर एक कंसेप्ट बताऊँगा। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का भी मैं आपको सॉल्यूशन बताते जाऊँगा। तो आप बस उसको ध्यान से समझते जाइएगा। मैं आपको फार्मूला भी याद करने का तरीका बताऊँगा कि किस प्रकार से हम इन सबको फार्मूला याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हम क्षेत्रफल और परिमाप। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं अभी 2D आकृति का। जैसे हम देखते हैं क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता क्या है, तो किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, किसी आकृति की वह मात्रा जो समतल भाग को घेरती है वह क्षेत्रफल कहलाता है। अब मान लीजिए हमारे पास कुछ आकृति है। ठीक है, ये मैंने एक बना लिया, कुछ भी आकृति, एक आयत बना लिया। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये जो पूरा जितना भाग को घेर रहा है दोस्तों, ये जितना समतल भाग को घेर रहा है वही इसका हो जाता है क्षेत्रफल, वही हो जाता है इसका एरिया। या फिर मैं कोई त्रिभुज बना दिया। अब ये त्रिभुज जितना भाग को, समतल में जितना भाग को घेर रहा है वो पूरा भाग क्या हो जाता है, उसका एरिया। अब इसके अभी मैं आगे बताऊंगा जो है ये अपना त्रिभुज का, ये अपना चतुर्भुज का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी हम खाली क्षेत्रफल को समझते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तब उसके बाद इसमें आता है परिमाप। ये दो ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, एक है क्षेत्रफल और एक है परिमाप। तो देखिए परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की बाहरी सीमा उसकी परिमाप कहलाती है। अब मान लीजिए ये कोई आकृति है। ठीक है, इसी आकृति को मैं एक बार और बना लेता हूँ। तो किसी भी आकृति की बाहरी सीमा उसकी परिमाप कहलाती है, मतलब बाहरी का जो सीमा है, जो एरिया है,
ठीक है। ये एक सीमा हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। मतलब इन चारों को मैं मिला दूं, इन चारों को मिला दूं तो ये चारों मिल के इस आयत का क्या निकल जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। ठीक है। अब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए इसको मैं ए माना तो ये भी ए हो जाएगा, इसको बी माना तो ये भी बी हो जाएगा। मतलब इन चारों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाता है इसका परिमाप। ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम देख लेते हैं त्रिभुज में। ये त्रिभुज मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं अगर ये तीनों ए है तो इसकी बाहरी सीमा देखिए, ये वाला ए, ये वाला ए और ये वाला ए, तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो ये त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो परिमाप कहने का मतलब ये है कि परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति की बाहरी सीमा को हम जोड़ देते हैं, वही उसका हो जाता है परिमाप। ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, जो समतल में जितना भाग को घेरता है वही हो जाता है उसका क्षेत्रफल। तो इन दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका, क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें छोटी छोटी बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टीचर भर्ती में एक लाइन का ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, जो एकदम छोटा सा सिर्फ कंसेप्ट होता है, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम छोटा छोटा कंसेप्ट समझ लेते हैं। जैसे देखिए, पहले अभी हम पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम सर्कल के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो है रेक्टेंगल, वर्ग, आयत, ये सारा चीज़ होता है क्या, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज। तो अब त्रिभुज में क्या होता है, देखिए पहला क्या आता है, समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए इसको मैं ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। तो समबाहु त्रिभुज क्या हो जाता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। देखिए नाम से ही ये स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, समबाहु, ठीक है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, उसको क्या बोला जाता है, समबाहु त्रिभुज। मतलब यहाँ पर देखिए ए बी जितना होगा उतना ही बी सी होगा, और जितना बी सी होगा उतना क्या हो जाएगा, ए सी होगा। ठीक है। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होता है। अब उसके बाद दूसरा देखिए क्या बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि उसकी दो भुजा समान होगी, एक भुजा जो है अलग होगा। इसी को मैं मान लेता हूँ ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर तो बी सी होगा, ए बी बराबर बी सी होगा। ठीक है, ये हमारा ए बी बराबर बी सी होगा, लेकिन ये ए सी इसके बराबर नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ दो भुजा ही इसमें बराबर होंगे, वो हो जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल हर चीज़ एक एक चीज़ आज क्लियर करेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु मतलब किसी भी भुजा को, किसी भी एक भुजा को दूसरे भुजा से कोई लेना देना ना हो। कोई लेना देना ना हो कहने का मतलब क्या है कि जो है वो तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जैसे ए बी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, बी सी हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ए सी हो गया या फिर सी ए हो गया, ये तीनों आपस में बराबर नहीं होंगे, ये हो जाता है विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए समबाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजा बराबर हो, और विषम बाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो। यह अभी हमने सीखा त्रिभुजों को पहचानना। ठीक है, त्रिभुजों को पहचानना। अब हम देखते हैं कोण के आधार पर त्रिभुजों को कैसे पहचाना जाता है। देखिए बिल्कुल हर एक चीज़ को आप नोट करते चलिएगा। देखिए अब हम समझते हैं कोण के आधार पर। जैसे ये सारा चीज़ आपको शायद पता भी होगा कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है और सम कोण क्या होता है, फिर भी हम इसको एक एक लाइन में समझ लेते हैं। तो देखिए न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, तो न्यून कोण हो जाता है जो भी एंगल हमारा 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, अगर एंगल हमारा 90 डिग्री से कम हो तो वो हो जाता है न्यून कोण। उसके बाद क्या होता है, अधिक कोण। ठीक है, मान लीजिए एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, कोई भी एंगल है उसको मैं थीटा मान लेता हूँ, वो अगर 90 से कम हो गया तो न्यून कोण। अब अधिक कोण क्या होता है दोस्तों, तो अधिक कोण कोई भी एंगल है, थीटा मान लिया, वो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, वो होता है अधिक कोण। एक एक लाइन पे इसका हम आंसर देखते हैं। उसके बाद समकोण क्या होता है, कोई भी एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो वो हो जाता है समकोण। ठीक है, वो हो जाता है समकोण। अब देखिए समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसका एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर हो गया, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, ये होता है समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज के किस प्रकार से बनेगा, लगभग वो कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये एंगल 90 से ज़्यादा होगा, और न्यून कोण तो आपको पता ही है, न्यून कोण वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, कोई भी एक एंगल
अब हम देखते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। न्यून कोण हमने समझ लिया क्या होता है, अधिक कोण हमने समझ लिया क्या होता है, समकोण त्रिभुज हमने समझ लिया क्या होता है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। पाइथागोरस क्या कौन थे, कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना एक प्रमेय दिया। अब वो प्रमेय क्यों दिया, यहाँ से देखिए कोई भी त्रिभुज है, इसमें क्या है, ये चीज़ क्या होता है, ये होता है दोस्तों आधार। ये क्या होता है, आधार। और ये वाला क्या होता है, लंबाई। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, कर्ण। अब पाइथागोरस के हिसाब से क्या होता है कि जो 90 अंश का जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। देखिए कर्ण को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, या फिर जो सबसे बड़ी भुजा होता है वही कर्ण होता है। ठीक है, अब उसके बाद फिर भी अगर आप कर्ण को पहचान नहीं पाए तो पाइथागोरस का आप ट्रिक लगाइए। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या कहता है कि कर्ण का घात 2 बराबर आधार का घात 2 धन लंब का घात 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला को यूज़ करने से आपका कर्ण का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो कर्ण का घात 2 बराबर आधार का घात 2 धन लंब का घात 2, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारा लगता है समकोण त्रिभुज में। ठीक है, ये देखिए बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको इसको जल्दी से बता दिया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर कभी भी कर्ण हमें पहचानना हो तो हम इस प्रकार से पहचान सकते हैं, या तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो हमारा कर्ण होता है, या फिर जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कोण के आधार पे त्रिभुज को पहचानना। अब देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन कहाँ से आता है। अब हमने त्रिभुज को पहचानना सीख लिया, त्रिभुज के होता क्या है, कोण के आधार पे किस प्रकार से पहचानते हैं ये हमने सीख लिया। अब हम देखते हैं त्रिभुज का कुछ एरिया भी होता है, उसका परिमाप होता है, वो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम त्रिभुज का निकाल लेते हैं एरिया और परिमाप, और वो हम कहाँ से निकालेंगे। तो देखिए मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। एक त्रिभुज मैंने बना लिया कुछ इस प्रकार से, ये हो गया हमारा कोई त्रिभुज। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मान लिया सी। अब यहाँ पर इसका कुछ हाइट होगा। ठीक है, इसको मैंने मान लिया एच। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस को मैंने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कोई त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारा क्या हो, आधार तो त्रिभुज में होगा ही होगा, और उसमें ऊंचाई हो। अगर उसमें ऊंचाई दिया हो, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में अगर आधार और ऊंचाई दिया हो तब की कंडीशन में उसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, तब की कंडीशन में उसका एरिया क्या हो जाता है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तब के कंडीशन में उसका एरिया हो जाता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। और उसका परिमाप क्या हो जाएगा, उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका परिमाप क्या हो जाएगा। मैंने देखिए इस साइड को मान लिया ए, एक साइड को मान लिया बी, एक साइड को मान लिया सी, और परिमाप अभी मैंने आपको क्या बताया था कि परिमाप क्या होता है, कोई भी आकृति की बाहरी सीमा। ठीक है, मतलब इन तीनों को मैं जोड़ दूंगा, यही हो जाएगा इसका परिमाप। तो ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और त्रिभुज का परिमाप को किससे डिनोट किया जाता है, 2s से। ठीक है, त्रिभुज के परिमाप को 2s से डिनोट किया जाता है। इसका परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया परिमाप। अब देखिए यहाँ ये हमारा किस कंडीशन में हम ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जब हमें हाइट दिया हो और आधार दिया हो। ठीक है, लेकिन अगर हमें हाइट नहीं दिया हो, केवल त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो, तब हम उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ये चीज़ हम देखते हैं। तो दोस्तों अगर त्रिभुज की केवल भुजाएं दी गई हो, तो केवल भुजा अगर दी गई हो तब हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तब उसका एरिया क्या हो जाएगा, इसको आप नोट करते चलिएगा। देखिए तब उसका एरिया क्या हो जाता है, एस माइनस ए मतलब एक भुजा, एस माइनस बी मतलब कोई दूसरी भुजा, उसके बाद क्या हो जाएगा एस माइनस सी कोई तीसरी भुजा। ठीक है, जहाँ एस बराबर क्या होता है दोस्तों, एस बराबर होता है उसका परिमाप। हम पहले एस की वैल्यू निकालेंगे, अब परिमाप कैसे निकालेंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर मैंने आपको बताया था त्रिभुज का परिमाप 2s होता है। ठीक है, तो यहाँ से एस की वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो एस की वैल्यू हम इस प्रकार से निकालेंगे, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग बटे 2, और ये हो जाता है त्रिभुज का एरिया। एरिया हो गया √s, एस माइनस ए एक भुजा, एस माइनस बी दूसरा भुजा, एस माइनस सी तीसरा भुजा। तो ये हो गया त्रिभुज का
एरिया और ये त्रिभुज का परिमाप कब की कंडीशन में, जब केवल भुजा अगर हमें दी गई हो, ठीक है, और लेकिन हमें हाइट अगर दिया हो, तब की कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा ये वाला फॉर्मूला से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सारा चीज़ आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर ही हम इसको सरसरी तौर पर देख लेते हैं। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया त्रिभुज का एरिया और परिमाप निकालने का फॉर्मूला। अब देखते हैं त्रिभुज के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। अब उन अलग अलग प्रकार से हम कैसे उसका एरिया और परिमाप निकालेंगे, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज। अब अभी मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, वो हो जाता है समबाहु त्रिभुज। मतलब ये भुजा मान लीजिए ए होगा, तो ये भुजा भी ए होगा और ये भुजा भी ए होगा। तो समबाहु त्रिभुज का अगर हमें एरिया निकालना हो, तब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें भी कोई हाइट हो जाएगा, इसका कोई हाइट होगा। ठीक है, तो देखिए तब के कंडीशन में इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एरिया हो जाता है 1/2 ए इंटू ए क्या हो गया इसका भुजा और एच। ठीक है, 1/2 ए इंटू एच, ये हो जाता है समबाहु त्रिभुज का एरिया। या फिर इसी को और किस प्रकार से लिखते हैं, इसको हम वर्गमूल 3/4 इंटू ए स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया हमारा क्या हो गया, वर्गमूल 3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसका परिमाप निकालने के लिए पूछ दिया जाए, तो परिमाप तो आपको पता ही है, हम इसकी सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया, ए प्लस ए प्लस ए, मतलब ए प्लस ए प्लस ए। तो तीनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 3 इंटू ए। तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप और ये हो गया समबाहु त्रिभुज का एरिया। अब इसके बाद देखिए, इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, एक चीज़ इसमें और क्या होता है, शीर्ष लंब। एक चीज़ और क्या होता है, शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब को और क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मध्यिका। शीर्ष लंब को और क्या बोलते हैं, मध्यिका। तो इसका शीर्ष लंब क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का, तो ये हो जाता है वर्गमूल 3/2 इंटू भुजा या फिर ए। ठीक है, वर्गमूल 3/2 इंटू भुजा। अब यहाँ पर देखिए सभी का यूनिट क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इकाई। ठीक है, इकाई का मतलब ये आपका मीटर, सेंटीमीटर, इंच, फीट, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट। इसमें हमने देखा एरिया क्या होता है, शीर्ष लंब क्या होता है, परिमाप क्या होता है। तो यहाँ पर हमने पूरा सीख लिया त्रिभुज के बारे में, पूरा डिटेल, कि कब के कंडीशन में उसका एरिया क्या होता है, जब उसमें हाइट दिया हो, या फिर जब खाली भुजा दिया हो तब के कंडीशन में उसका एरिया क्या होता है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है। ये सारा चीज़ अभी हमने सीख लिया। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था। तो देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया आपका सीजी टेट 2019 पेपर 1 में। ठीक है, इसमें मैं आपको पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन, पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, और आपका सी टेट में भी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, सारा चीज़ आज आपको कंप्लीट कराऊंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज की मध्यिका 5√3 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका हमें दिया गया है, समबाहु त्रिभुज की मध्यिका। अब मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज की मध्यिका क्या होता है, मध्यिका इसी को क्या बोला जाता है, शीर्ष लंब। इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, शीर्ष लंब। अब समबाहु त्रिभुज की मध्यिका या फिर शीर्ष लंब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, √3/√3/2 इंटू ए। ठीक है, ये हो जाता है समबाहु त्रिभुज का मध्यिका। ये हमें फॉर्मूला याद कर लेना है। अब देखिए, मध्यिका हमें दिया गया है, कितना दिया है, 5√3। ठीक है, मध्यिका हमें दिया गया है, तो मध्यिका का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, तो ये कितना आ गया, वर्गमूल 3/2 इंटू ए। मैंने सिर्फ और सिर्फ मान रखा। अब यहाँ पर देखिए, इस साइड भी वर्गमूल 3 है, इस साइड भी वर्गमूल 3 है, तो इन दोनों को मैंने कटा दिया, तो मुझे यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 × 5, मतलब ए बराबर कितना निकल गया, 10। ठीक है, ए बराबर क्या निकल गया, 10। ये हो गया त्रिभुज का, हमें समबाहु त्रिभुज का भुजा मिल गया। अब इसमें क्या बोला है, उसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है, उसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए, एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का एरिया हो जाता है हमारा वर्गमूल 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, बस हमें सिंपल सा इसमें फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला को
को याद रखना है, फिर हमारा ये जो है इसका आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हमने शीर्ष लंब से पहले ए भुजा की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद हमें एरिया पता है वर्गमूल 3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला में मैं रख देता हूँ वर्गमूल 3/4, ठीक है, और इंटू ए का स्क्वायर मतलब 10 गुणित 10, ठीक है, ए का स्क्वायर मैंने कर दिया 10 गुणित 10। तो ये देखिए इसको मैं कटा देता हूँ, 2 दूने 4, 2 पंछे 10, 2 एकम 2, 2 पंछे 10। अब ये कितना आ गया, 5 पंछे 25, कितना आ गया दोस्तों ये 5 पंछे 25 वर्गमूल 3, 25 वर्गमूल 3, और ये किस में हो जाएगा वर्ग मीटर में, ये किस में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बस इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था जो बहुत ही आसान था। अब आइए देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंबों की कटान बिंदु कहलाती है। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्ष लंबों की कटान बिंदु, मतलब एक शीर्ष लंब ये हो गया, एक शीर्ष लंब ये हो गया, एक शीर्ष लंब ये हो गया, तो जो कटान बिंदु मिलता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लंब केंद्र। ठीक है, वो हो जाता है हमारा लंब केंद्र। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्या होता है भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है वर्गमूल 3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या हो जाता है भुजा। ठीक है, और भुजा क्या दिया है हमें 8 सेंटीमीटर, तो इसको मैं रख देता हूँ फॉर्मूला में, तो हो गया वर्गमूल 3/4 इंटू 8 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 8 गुणित 8। अब यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसको मैं कटा देता हूँ, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो यहाँ पर अभी कितना आ गया दोस्तों, तो ये आ गया 8 दूने 16, ये आ गया 8 दूने 16 और ये वर्गमूल 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 16 वर्गमूल 3। कितना आसान सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी त्रिभुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें देखिए एक चीज़ गौर कीजिए, इसमें हमें नहीं हाइट दिया है, हमें हाइट नहीं दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे दिया है भुजा। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर त्रिभुज की खाली अगर हमें भुजा दे दिया जाए तब के कंडीशन में उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाता है √एस, एस क्या होता है उसका परिमाप, इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए मतलब कोई एक भुजा, इंटू एस माइनस बी मतलब कोई दूसरा भुजा। ठीक है, इंटू एस माइनस सी, सी क्या हो जाता है कोई तीसरा भुजा। अब यहाँ पर मैं एस की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखिए पहले मैं एस की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिमाप क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो देखिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी करता हूँ तो कितना आ जाएगा 15 धन 13 धन 14। ठीक है, तो ये आ गया 15 धन 13 धन 14, इन तीनों को जोड़ दिया बटे में 2। अब इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 42, ये आ गया 42/2। 42/2 को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों 21, ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 2 दूने 4, 2 एकम 2। ठीक है, तो हमारा एस का वैल्यू क्या निकल के आ गया 21। ठीक है, ये पहले हमें वैल्यू निकाल लेना है इस कंडीशन में। अब देखिए इसको मैं सीधा सीधा फॉर्मूला में रख देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए क्या दिया है, एस का वैल्यू क्या मिल गया दोस्तों 21 गुणित 21 माइनस ए, 21 माइनस ए में मान लिया पहले 15 को। ठीक है, गुणित 21 माइनस बी क्या हो गया 13। ठीक है, गुणित उसके बाद क्या हो गया 21 माइनस सी मतलब ये हो गया 14। ठीक है, ये चीज़ आपका डिपेंड करता है कैलकुलेशन की स्पीड पे कि आप इसको कितना फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। इसमें कंसेप्ट बस यही है कि इसका फॉर्मूला दिया गया है, जब भुजा दिया हो तो इसका फॉर्मूला ये हो जाता है, फॉर्मूला को लगा के हमें आंसर निकाल लेना है। फिर भी इसको मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, देखिए 21 गुणित 21 में से अगर मैं 15 को माइनस किया तो कितना बच जाएगा दोस्तों 6, गुणित 13 को माइनस किया तो ये बच गया 7, गुणित 13 को माइनस किया तो ये बच जाएगा 8 और 14 को माइनस किया तो 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 21 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8, इसको मैंने माइनस कर दिया। अब इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, इसको गुणा करेंगे फिर हम उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम हो जाएगा। हमें ऐसा गुणा नहीं करना। ठीक है, इसका भी करने का तरीका है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ये आया हमारा 21 गुणित 6 गुणित 7 गुणित 8। अब इसको मैं और किस रूप में लिख सकता हूँ, देखिए
तो ये हो जाएगा, इसको देखिए इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है। 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 7 गुणित 3, 3 सत्ते 21। उसके बाद मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणित 3, 2 तिया 6। उसके बाद 7 को मैं 7 ही लिख लेता हूँ, गुणित 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8। ठीक है, कभी भी ऐसे आएगा तो हमें इसको सीधा सीधा सॉल्व करने के लिए नहीं भिड़ना। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फिर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसका सीधा सा कंसेप्ट है, इसको मैंने गुणनफल के रूप में तोड़ लिया। अब देखिए अगर वर्गमूल हो तो दो दो का पेयर करके हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर में अच्छे से इसको मैंने क्लियर करा दिया था। अब देखिए इसमें हम पेयर बना लेते हैं। 7 का एक पेयर बन गया, ठीक है, 7 का एक पेयर बन गया, गुणित 3 का देखिए एक पेयर बन गया, 3 का एक पेयर बन गया, गुणित 2 का ये एक पेयर बन गया, गुणित उसके बाद ये फिर 2 का एक पेयर बन गया। ठीक है, और ये निकल जाता है वर्गमूल के बाहर। अब ये होता क्यों है, क्योंकि ये जो है देखिए वर्गमूल के अंदर में 7 का वर्ग होगा, फिर 3 का वर्ग होगा, फिर ये वर्ग और वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर करा दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 तिया 21 गुणित 2 दूने 4, तो 21 चौक कितना हो जाएगा, 21 चौक हो जाएगा 84। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका सिर्फ ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, फिर ये जो है आपका कैलकुलेशन है, फिर पर सिर्फ इसमें हमने कैलकुलेशन किया है। इसका आंसर आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों अभी हमने पूरा सीख लिया त्रिभुज होता क्या है, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है इसी में, वृत्त सर्कल क्या होता है। अब देखिए दोस्तों बेसिक चीज़, छोटा छोटा चीज़ आपको मैं बताते चलूँगा। तो देखिए वृत्त सर्कल क्या होता है, किसी समतल में, वैसे तो सर्कल आप सभी को पता होगा, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, कोई भी समतल में एक नियत बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से कोई एक नियत बिंदु है, इसका मैंने पॉइंट ओ मान लिया कुछ भी। अब यहाँ से क्या हो, कोई समान दूरी पर, और इसी समान दूरी को क्या बोलते हैं, इसका रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस त्रिज्या। ठीक है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति। अब देखिए इसी दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित हर जगह कोई कोई आकृति ऐसे बनेगा, समस्त बिंदुओं पर आकृति बनेगा। ठीक है, और यही जो बनी आकृति है इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। तो अब देखिए एक वृत्त में क्या क्या होता है, एक रेडियस होता है। ठीक है, एक रेडियस होता है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, और एक क्या होता है दोस्तों, व्यास होता है। ठीक है, व्यास क्या हो जाता है, पूरा इसको अगर मैंने मिला दिया, पूरा अगर मिला दिया तो ये क्या हो गया, व्यास बन गया। तो व्यास क्या हो जाता है, 2r, 2 बार r को मिलाया तो वो क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, और कहीं अगर रेडियस पूछ दिया तो रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा हो जाता है। तो त्रिभुज में यही छोटा सा कंसेप्ट है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट नोट वाली क्या बात है, ये कभी अगर आपको एग्जाम में पूछ दिया कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है। ठीक है, एक वृत्त में त्रिज्या कितना भी हो सकता है। ठीक है, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वृत्त में त्रिज्याएं जो है अनंत हो सकती है। यहाँ पर देखिए हम त्रिज्या कितना भी बना लें, वृत्तों का अगर मैं बड़ा कर दिया तो त्रिज्या और ज़्यादा हो जाएगा, और बड़ा कर दिया तो त्रिज्या और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या होती है। अब देखिए दोस्तों सेकेंड पॉइंट क्या है, वृत्त का परिमाप। ठीक है, ये हमारा वृत्त था कुछ इस प्रकार से, ये वृत्त था। अब इसका परिमाप, ठीक है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो वृत्त का परिमाप उसी को क्या बोला जाता है, परिधि। तो ये क्या हो जाता है, वृत्त की परिधि 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि हो जाता है 2πr। और अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, ये होता है वृत्त का फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप और या फिर परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हमें याद रखना है। अब इसके बाद देखिए अभी हमने देखा वृत्त क्या होता है, अब हम देखते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी काफ़ी बनते हैं। अब देखिए अर्धवृत्त कहने का मतलब क्या है, वृत्त को हमने कर दिया आधा। ठीक है, ये हो गया अर्धवृत्त। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्धवृत्त। अब देखिए इसका भी कोई, ये हमारा क्या होगा, रेडियस r होगा, ये कोई रेडियस r होगा। तो अब अर्धवृत्त के कंडीशन में हम देख लेते हैं कि होता क्या क्या है इसमें कंसेप्ट। तो देखिए अर्धवृत्त में क्या होता है दोस्तों, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, πr + 2r। अब देखिए परिमाप इसका हम कैसे याद करेंगे, तो देखिए वृत्त का परिमाप मैंने आपको बताया था, वृत्त का परिमाप या फिर उसकी परिधि क्या होता है, 2πr। ठीक है,
पूरा वृत्त था तो वो कितना था 2πr। अब वो हो गया अर्धवृत्त, तब उसका परिमाप या फिर परिधि क्या हो गया दोस्तों πr। 2πr से वो क्या हो गया πr प्लस 2r। देखिए पहले परिधि क्या होता है इसको हम समझते हैं। किसी चीज़ का परिधि उसकी बाहरी सीमा होता है। तो देखिए पूरे वृत्त का परिधि क्या था 2πr था। अब इसको मैंने हाफ कर दिया तो देखिए ये 2πr से खाली πr हो गया। हम खाली इतना को ही देखेंगे, ये क्या हो गया πr प्लस ये वाला भी उसका सीमा हो गया, अब कट गया ये तो r प्लस r मतलब πr प्लस 2r। ठीक है, ये हो गया वृत्त की परिधि। अब देखिए उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उसका आधा। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों πr²/2 या फिर 1/2 πr²। तो इस प्रकार से हमें फॉर्मूला भी याद रखना है। हम सिर्फ एक चीज़ का फॉर्मूला याद रखेंगे, फिर अर्धवृत्त का जो है आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको वृत्त और अर्धवृत्त का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे देखिए एक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उस रस्सी की लंबाई जिसे एक गाय को खूंटे से बांधने पर 9856 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में घूम सके क्या होगी। ठीक है, देखिए एक गाय है, उसको जो है खूंटे से बांध दिया गया। ये कोई खूंटा है। अब यहाँ से क्या है वो कोई रस्सी से गाय को बांध दिया, ये गाय है। ठीक है, अब देखिए खूंटे से बंधा हुआ है, रस्सी है, ये गाय है, ये वाला पॉइंट जो है गाय है। अब ये गाय कितना दूर तक ट्रेवल कर सकती है देखिए, तो इसी खूंटे के चारे ओर कुछ इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा वो। ठीक है, वो इसी खूंटे के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगा सकती है, मतलब वो एक वृत्त के रूप में वो चक्कर लगा सकती है। ठीक है, ये नॉर्मल समझने वाली पॉइंट है। तो उसी को बोल रहा है कि उस रस्सी की हमें इसी मतलब ये जो वृत्त बन गया इसी की त्रिज्या हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यही हो गया रस्सी। ये गाय जो है इस पॉइंट से देखिए इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, वो इस प्रकार से चारों ओर चक्कर लगा सकता है। तो उसी को बोल रहा है कि एक रस्सी की लंबाई, यही रस्सी की लंबाई हो गया जिससे एक गाय को खूंटे से बांधने पर वो 9856 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में, अब ये सभी का क्षेत्रफल का क्या दिया है 9856 वर्ग मीटर में घूम सके। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये घूम रहा है, गाय घूम रही है, तो इसका क्या हो रहा है ये पूरा का पूरा इस एरिया में घूम रहा है, तो इसका कोई त्रिज्या बन रहा है और इसी त्रिज्या की वैल्यू हमें निकाल लेनी है, मतलब r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, बांधने पर 9856 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में, मतलब क्या दिया उसका एरिया। और वृत्त का एरिया क्या हो जाता है, ये पूरा एक वृत्त बन रहा है, तो वृत्त का एरिया भी मैंने आपको क्या बताया था πr²। ठीक है, वृत्त का एरिया क्या हो जाता है πr², और वृत्त का एरिया कितना दिया है 9856। ठीक है, 9856। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू निकाल लेनी है, वही हो जाएगा आंसर। बस हमें क्वेश्चन को समझना था। अब यहाँ से हमें r की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए r की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, r का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 9856 बटे में पाई। ठीक है, बटे में पाई। अब पाई का वैल्यू तो सभी को पता होगा, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7। तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे 9856, इसको ध्यान से समझते जाइएगा 9856। अब उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों बटे में 22 और पूरे के बटे में 7 होता, तो ये क्या यहाँ चला गया ऊपर। ठीक है, यह 7 जो है ऊपर चला गया। अब यहाँ से अगर जो जो कट रहा है उसको हम कटा देते हैं, तो ये देखिए किससे किससे कटेगा, तो ये कट गया 11 दूने 22, 11 दूने 22, ये कटा 11 अट्ठे 88। ठीक है, उसके बाद कितना बचा 10, उसके बाद ये हो गया 11 निया। ठीक है, उसके बाद 6 बचा, ये 11 छक्के, मतलब ये कितना आया r² बराबर कितना आया 896 गुणित 7। ठीक है, r² बराबर कितना आया दोस्तों 896 गुणित 7, और नीचे में और क्या बचा बटे में 2। अब ये फिर अगर कट रहा है तो देखिए कि इसको हम कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये फिर से 2 चौक 8, एक बच गया, 2 अट्ठे 16। अब ये r² इज इक्वल टू कितना आया दोस्तों, ये आया r² इज इक्वल टू आया 448 गुणित 7। अब यहाँ पर देखिए 448 गुणित 7 हमें नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इसको हम गुणा करेंगे, फिर इसका भी फिर वही हम वर्गमूल निकालेंगे, तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखिए यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 448 गुणित 7, मतलब ये वर्गमूल के अंदर में हो जाएगा। तो देखिए मैं 448 का जो है एलसीएम निकाल लेता हूँ, तो ये कैसे हो जाएगा 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 चौक 8, ये हो गया 2 1 1 और ये 2 बार। ठीक है, फिर ये कितना गया 2 पंछे 10, एक बचा 2 छक्के 12।
ठीक है। फिर ये 2 से गया, 2 2 4, 1 बचा, 2 8 16। फिर ये 2 से गया, 2 1 2, 2 4 8। फिर ये 2 से गया, 2 7 14। तो ये मैंने इसका एलसीएम क्यों निकाला, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन को ईजी करने के लिए, ठीक है। अब देखिए 448 को मैं और किस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 का गुणा, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, ठीक है। ये 3 और ये 3 6, और गुणित में क्या बचा 7, ठीक है। ये मैंने लिखा 448 को। उसके बाद अब 7, यहाँ पर 7 पहले से बचा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ। ये सारा चीज़ मैंने आपको बोध मास में भी अच्छे से क्लियर करा दिया था, एलसीएम एचसीएफ में भी अच्छे से क्लियर करा दिया था, ठीक है। अब देखिए ये सारा चीज़ हो जाता है, आर का वर्ग है, ये सारा चीज़ हो जाता है अंडर रूट में। और कभी भी अंडर रूट में रहेगा तो मैंने आपको क्या सिखाया था, हम 2 2 का पेयर बना के उसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए सभी 2 2 का पेयर बन गया। ये 1 बार 2 का पेयर बना गुणित, ये 1 बार 2 का पेयर बना गुणित, ये 1 बार 2 का पेयर बना गुणित, ये 1 बार 7 का पेयर बन गया। अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 2 4, 4 2 8, और ये हो जाएगा 8 7 56, ठीक है। ये हो गया 8 7 56 मीटर। तो 56 मीटर मतलब वो गाय जो है 56 मीटर रस्सी से बंधी है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो गया 56 मीटर, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो हमने सीख लिया त्रिभुज क्या होता है, सर्कल क्या होता है। अब हम देखते हैं इसी में थर्ड है चतुर्भुज, ठीक है। अब चतुर्भुज के क्या क्या पार्ट होते हैं, हम पूरा चतुर्भुज के बारे में पहले सीख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए चतुर्भुज क्या होता है, तो आपको सभी को पता ही होगा, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। 4 भुजा होना चाहिए, 4 भुजा से घिरी बंद आकृति होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। अब देखिए चतुर्भुज में भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे एक होता है आयत, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अब देखिए दोस्तों हमें इसमें क्या चाहिए, सभी का परिमाप चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए और विकर्ण चाहिए। सिंपल सा डेफिनेशन तो आपको पूछेगा नहीं, ठीक है, कि चतुर्भुज होता क्या है, ठीक है। तो हमें उसका क्या पूछेगा, या तो परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन, या फिर क्षेत्रफल से, या फिर विकर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा। तो देखिए पहले हम देखते हैं इसका परिमाप, क्षेत्रफल और विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा, मान लीजिए कोई आयत, ठीक है। अब देखिए आयत का कंसेप्ट क्या होता है, आयत में क्या होता है दोस्तों, इसके आमने सामने की भुजा समान होती है, ठीक है। मान लीजिए ये वाला भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो आयत के कंडीशन में आमने सामने भुजा क्या होता है, समान होता है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो देखिए परिमाप मतलब इन चारों, इनके सभी बाहरी जो एरिया है उसको मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। मतलब बी प्लस बी प्लस ए हो जाएगा। तो इसका परिमाप क्या हो जाता है, वो कुल मिला के ये 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, मतलब 2 बार बी जुड़ेगा, 2 बार ए जुड़ेगा। तो मैंने 2 को बाहर निकाल दिया, और ये क्या हो गया, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो गया आयत का परिमाप। अब आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसका लंबाई गुणित चौड़ाई कर देते हैं, मतलब a इंटू बी, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब अगर कभी आपको पूछ दिया जाए, हमें इसमें से कोई एक वैल्यू ना दिया हो, कभी कभी क्या देता है, इसमें कोई विकर्ण का वैल्यू दे देता है, ठीक है। तब की कंडीशन में हम आयत का विकर्ण भी हमें पता होना चाहिए। तो आयत का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, ये रूट के अंदर में a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर ए आपका कोई एक भुजा होगा और बी आपका कोई दूसरा भुजा होगा। ये होता है हमारा आयत। अब हम देखते हैं इसी में वर्ग क्या होता है। तो देखिए अब देखते हैं वर्ग क्या होता है। ये सारा चीज़ सिंपल सा है, बस इसको आपको थोड़ा सा समझना है। एक एक लाइन का बस ये क्वेश्चन है, एक एक लाइन का एक कंसेप्ट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आपका एक एक लाइन का ही रहेगा। देखिए वर्ग क्या होता है, अब वर्ग कोई भी है तो वर्ग का कंसेप्ट क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं समान होती है। मतलब एक भुजा कोई है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, तो बाकी की तीनों भुजा 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालेंगे, मतलब इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। तो ए को मैं अगर जोड़ता हूँ तो ये कितने बार जुड़ेगा, 4 बार, ठीक है, 4 बार ए जुड़ेगा, तो ये हो गया 4a। ये हो गया वर्ग का परिमाप। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, मतलब एक भुजा गुणित दूसरी भुजा, मतलब ए का स्क्वायर। ए गुणित ए करूँगा तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। अब वर्ग का विकर्ण, इसमें भी विकर्ण का कंसेप्ट है। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है दोस्तों, √2 इंटू ए, ठीक है। वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है √2 इंटू ए। ये छोटा छोटा चीज़ आपको याद करना है, याद रखना है, ताकि आपका क्वेश्चन बनाने में ईजी हो जाए। अब देखिए तीसरा क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का भी आपका कंसेप्ट सेम टू सेम आयत के जैसे होता है। जैसे ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए इसको मैं ए मान लेता हूँ,
ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब इसकी लंबाई मान लीजिए ए है तो इसकी लंबाई भी ए हो जाएगी। इसकी लंबाई मान लीजिए बी है तो ये भी हमारा बी हो जाएगा। तब की कंडीशन में इसका परिमाप क्या हो जाता है दोस्तों, इसका भी परिमाप सेम आयत के जैसे 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी मतलब 2 बार ए को जोड़ेंगे और 2 बार बी को जोड़ेंगे। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो वही होता है सेम, एक भुजा गुणित दूसरी भुजा, मतलब क्या हो जाएगा आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई, एक भुजा गुणित दूसरी भुजा, ये होता है हमारा समांतर चतुर्भुज का कंसेप्ट। ये बहुत छोटा सा है। अब देखते हैं इसी में अगला टाइप आता है समचतुर्भुज। चूंकि ये सारा चीज़ आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसीलिए मैं आपको सभी का कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज क्या होता है, इसमें क्या होता है कोई विकर्ण दे दिया हो, जैसे हमें कोई चतुर्भुज है ए बी सी और डी। अब इसमें कोई विकर्ण दे दिया हो, ये हमारा एक विकर्ण हो गया, ये जो है वो दूसरा विकर्ण हो गया। अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा दोस्तों समचतुर्भुज का, तो देखिए इसमें भी क्या होता है सभी साइड ये क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो गया 4 इंटू ए। और इसका एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका एरिया हमेशा क्या होता है 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुणित पहला विकर्ण गुणित दूसरा विकर्ण। ये होता है समचतुर्भुज का फॉर्मूला। अब देखिए इसी में एक और आ जाता है समलंब चतुर्भुज। अब समलंब चतुर्भुज क्या होता है, मान लीजिए एक कोई चतुर्भुज है ए बी सी और डी, ये इसका कोई डिस्टेंस है ए। ठीक है, और इसमें कोई हाइट है एच, इसमें कोई हाइट है एच। तो अब इसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योग, मतलब देखिए ए बी प्लस मतलब इसका जो भी वैल्यू दिया रहेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, मतलब सभी भुजाओं का योग, ये होता है परिमाप। परिमाप जो है निकालने का फॉर्मूला सबसे आसान होता है, सभी भुजाओं का हम योग कर देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा 1/2 गुणित इसमें हाइट होता है तो हाइट इंटू बी। ठीक है, ए प्लस बी हो जाता है इसमें, ए प्लस बी मतलब कोई एक भुजा धन दूसरी भुजा। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिमाप और इसका क्षेत्रफल। तो अब हम जो है चतुर्भुज का पूरा बायोडाटा सीख लिया कि उसका कंसेप्ट होता क्या है। अब हम देखते हैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है कि ब्लैंक सदैव समबहुभुज होता है। ये आपका सी टेट 2024 पेपर 1 में पूछा गया था कि खाली स्थान सदैव समबहुभुज होता है। अब देखिए समबहुभुज मतलब कहने का मतलब क्या है, समबहुभुज उसकी सभी भुजाएं समान होगा। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है समबहुभुज मतलब सभी भुजाएं जो है समान होगा। एक भुजा ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो ये वाला कंडीशन किस में होता है, ये कंडीशन होता है वर्ग में। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है तो वर्ग जो है सदैव समबहुभुज होता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए इसी में अगला क्वेश्चन कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृति है। ठीक है, मतलब त्रिआयामी कहने का मतलब क्या है 3D। ठीक है, इनमें से कौन सा सभी त्रिआयामी आकृति, तो मैंने आपको बताया था 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो देखिए 2D क्या होता है जिसको हम समतल सरफेस में हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई दो बिंदु की सहायता से हम उसको बना सकते हैं। अब 3D क्या होता है दोस्तों, जिसको हम समतल में कोई दो बिंदु की सहायता से नहीं बना सकते। जैसे कि मान लीजिए मुझे घन बनाना हो, 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर ऐसे घन बनाता हूँ, तो देखिए घन कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पार्ट छायांकित हो जाएगा, ये हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एज्यूम करके बना देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है हमें अंदर का पार्ट दिखेगा नहीं तो इसको हम एज्यूम करते हैं। क्यों एज्यूम करते हैं, क्योंकि हम समतल सरफेस को में इसको पूर्ण रूप से नहीं बना सकते। ठीक है, इसको देखने के लिए हमें कोई भी 3D सरफेस चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा 3D। तो देखिए अब इसमें कौन कौन सा 3D है, कौन कौन सा 2D है। देखिए घन तो हमारा 3D होता है, घनाभ भी 3D होता है। अर्धवृत्त क्या हो जाता है 2D होता है। मैंने आपको बताया था 2D में हम पढ़े थे वृत्त। ठीक है, वृत्त क्या होता है 2D होता है। तो इसमें ये वृत्त आ गया तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं। बी में क्या दिया है, घन दिया है, घनाभ दिया है, वृत्त, इसमें भी वृत्त आ गया तो वृत्त हमारा 2D होता है।
इसमें क्या दिया है, घन दिया है, घनाभ दिया है, वृत्त दिया है और त्रिभुज दिया है। तो वृत्त और त्रिभुज दोनों 2D होता है, ठीक है। अब डी में क्या दिया है, घन दिया है, घनाभ दिया है, गोला दिया है, बेलन दिया है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, 3D, ठीक है। इसका कंसेप्ट जब हम कल की क्लास लेंगे 3D वाला में, हम जब पढ़ेंगे घन घनाभ गोला और बेलन के बारे में, तब जो है आपका इस चीज़ का कंसेप्ट पूरा क्लियर मैं आपको करा दूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 इंच तथा ऊंचाई 7 इंच हो। ठीक है, देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला लगाना है और आंसर ले आना है। क्या बोला है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार और ऊंचाई दिया हो। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब हमें आधार और ऊंचाई दिया हो तब के कंडीशन में त्रिभुज का एरिया क्या हो जाता है, त्रिभुज का एरिया क्या होता है दोस्तों, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें हम सीधा सीधा रख देते हैं फॉर्मूला में और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए आधार क्या दिया है, 10 इंच गुणित ऊंचाई क्या दिया है, 7 इंच। अब इसको मैंने कटा दिया, 2 एकम 2, 2 पंछे 10। अभी हमारा क्या आ गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब इसमें भी कई बच्चे गलती किए होंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 35 इंच में, 35 सेंटीमीटर में, 35 मीटर में। तो जल्दीबाजी में कई बच्चे जो है बी या फिर सी को लगा के आए ही होंगे। ऐसे कई बच्चे मिलते हैं जो कर देते हैं सिली मिस्टेक। ठीक है, तो जल्दीबाजी में हमें सिली मिस्टेक नहीं करना है। अगर हमने यहाँ तक आंसर ला लिया तो बस 1 सेकेंड और लगेगा, ध्यान से देखना है ऑप्शन को। तो ये किस में आ जाएगा, देखिए सभी इंच में दिया गया है, सभी इंच में दिया है, तो 35 इंच स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 35 इंच स्क्वायर। जल्दीबाजी में आप जो है बी और सी को कभी मत लगाना। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए, 35 इंच स्क्वायर। बस आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें समझने वाली बात यह था, इसमें आप देखिए घुमाने के लिए ऐसा ऑप्शन में दिया गया है। ये आपका सीजी टेट 2022 पेपर 2 में पूछा भी गया है। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है और आपका पेपर 2 में पूछा भी गया है। और लोग क्या बोलते हैं कि शिक्षक भर्ती में पेपर 2 में इजी क्वेश्चन आता नहीं है, इससे और इजी क्वेश्चन आपको कहाँ से देगा बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस टॉपिक से जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन बनता ही बनता है। देखिए 2022 में इसी टॉपिक से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था आपका पेपर 2 में भी और पेपर 1 में भी। ठीक है, अभी हमने पिछला क्वेश्चन भी 2022 का देखा, ये भी आपका देखिए सीजी टेट 2022 पेपर 2 में पूछा गया है और एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। आइए समझते हैं क्या दिया है। निम्न कथनों में से समकोण त्रिभुज के लिए कौन सा सत्य नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सत्य नहीं को देखना है। ठीक है, सत्य नहीं है, कई बच्चे पेडागोजी में ये नहीं वाला में ही फैल खा जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, ये हमें निकालना है। और इसमें क्या दिया है ब्रैकेट में, जो ये एंगल कोण को अंकित करता है। अब देखिए हमारा कोई त्रिभुज दिया गया है क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये देखिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है, मतलब समकोण त्रिभुज दिया गया है। अब देखिए समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। समकोण त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग कितना होता है दोस्तों, 180 अंश। ठीक है, सभी भुजाओं का योग क्या होता है, 180 अंश। एक भुजा हमें दे दिया 90 अंश, मतलब इन दोनों भुजा को मिला के 90 अंश होना चाहिए। मतलब ये दोनों क्या होगा, 90 अंश, दोनों को मिला के 90 अंश होना चाहिए। मतलब दोनों जो है 90 से कम होगा। और अगर दोनों 90 से कम होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, 90 से कम होगा उसको हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। मतलब कोण जे, इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, कोण जे और कोण एल, कोण एल। ठीक है, कोण जे और कोण एल क्या होगा, ये दोनों न्यून कोण होगा। और ये दोनों देखिए एक एंगल 90 अंश है, तो दोनों को अगर मैं मिला दिया तो ये दोनों भी 90 अंश होंगे। ठीक है, यही दिया है ऑप्शन नंबर सी में, तो ये तो हमारा होगा नहीं आंसर। ठीक है, ये हमारा सही है, सही नहीं हमें निकालना है, ये चीज़ जो है सही है। अब उसके बाद क्या दिया ऑप्शन नंबर ए में, देखिए कोण ए प्लस कोण एल प्लस कोण जे, तीनों को एंगल को मैं मिला दिया तो 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के कंसेप्ट में होता ही है, तीनों एंगल का योग 180 अंश के बराबर होता है। अब उसके बाद क्या दिया, देखिए ऑप्शन नंबर बी में कोण एल और कोण जे दोनों न्यून कोण होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, न्यून कोण क्या होता है, 90 अंश से कम होना चाहिए। तो कोण जे और कोण एल दोनों कोण जो है 90 अंश से कम कम का होना चाहिए, तभी इन दोनों को हम मिलाएंगे तब ये 90 अंश होगा। मतलब ये भी सही है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ये तीनों जो ऑप्शन सही, हमारा आंसर ये तीनों नहीं है। जो ऑप्शन गलत है वही जो हो जाएगा आंसर सही। अब डी में क्या दिया है, देखिए
कोड एल और कोड जे अधिक कोड हैं, मतलब कोड एल और कोड जे अधिक कोड तो नहीं होंगे, अधिक कोड वाला कंसेप्ट तो इसमें होगा ही नहीं। तो ये हो गया, यही हमारा आंसर राइट। ठीक है, हमारा हो गया ऑप्शन नंबर, मतलब ये तीनों जो है गलत हो जाएंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें सत्य नहीं है निकालना है, तो सत्य कौन नहीं इन तीनों में, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा अधिक कोड नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सा इसका कंसेप्ट था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कौन से दो कोड पूरा कोड नहीं है। ये भी आपका सीजी टेट 2022 पेपर 2 में पूछा गया था, मतलब 2022 में इस टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए दोस्तों, पूरक कोड क्या होता है, पूरक कोड क्या होता है, दो कोडों का योग अगर 180 अंश हो तो वो हो जाता है पूरक कोड। ठीक है, आप नोट करके रख लीजिएगा, कोई भी दो कोडों का योग अगर 180 अंश होता है, 180 अंश होता है तो वो हो जाते हैं पूरक कोड। मतलब इनमें से कौन सा पूरक कोड नहीं है ये हमें निकालना है। तो ये एकदम सा आसान है, हम दोनों को जोड़ जोड़ के देखेंगे कौन 180 अंश नहीं आ रहा है। तो देखिए हम 150 में 30 को जोड़ते हैं तो ये 180 अंश आ गया, मतलब ये हमारा पूरक कोड होगा। 175 में मैं 5 को जोड़ता हूँ तो ये भी 180 आ गया, ये भी पूरक कोड होगा। 89 में मैं 91 को जोड़ता हूँ तो ये भी हमारा 180 आ जाएगा, मतलब ये भी पूरक कोड होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 23 और 177 को अगर मैं जोड़ता हूँ, 23 और 177 को अगर जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 177 और ये 23, तो ये कितना हो गया 7 3 10, ये 7 3 10 की 0 और ये 200। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 200, मतलब ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पूरा कोड नहीं है, मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब पूरक कोड क्या होता है, कोई भी दो कोडों का योग 180 अंश होना चाहिए, वही होता है हमारा पूरक कोड। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए 2022 में फिर से सीजी टेट 2022 पेपर 2 में पूछा गया था, देखिए कितना आसान सा पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है, यह सोचना खाली स्थान कहलाता है। यह आपका पेडागोजी में भी, इसको आप पेडागोजी के अंतर्गत भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है, यह सोचना क्या कहलाता है आपका। ठीक है, यह सोचना, यह आपका व्यापकीकरण कहलाता है, या फिर विशिष्टीकरण कहलाता है, या फिर तुलना कहलाता है, या फिर पुनर्धारणा कहलाता है। ठीक है, ये पुनर्धारणा है। ठीक है, तो देखिए अब पुनर्धारणा तो होगा नहीं, हमारा अजम्पशन तो होगा नहीं, तुलना तो हम कर नहीं रहे किसी से, क्योंकि ये फैक्ट चीज़ है। किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये तो हमारा फैक्ट है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमारा फैक्ट है। ठीक है, तो जो चीज़ फैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापकीकरण। ठीक है, जो चीज़ फैक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, व्यापकीकरण। ठीक है, मतलब ये एक जीके है, जिसको हम एक जीके के रूप में भी मान सकते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, या फिर कोई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ को मैं जब आपको पेडागोजी कंप्लीट कराऊंगा तब इसको अच्छे से और क्लियर करा दूंगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल 500 वर्ग फीट है, यदि बाड़े की चौड़ाई 20 फीट है तो लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपका सीजी टेट 2022 पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, बस हमें कंसेप्ट को समझना है। फिर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, मतलब कोई भी टॉपिक हो, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट को समझना रहता है, फिर आपका जो है क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इसको हम बना लेते हैं, क्या दिया है, एक आयताकार बाड़े का क्षेत्रफल। अब देखिए आयताकार बाड़ा, ये तो आपको पता ही होगा, आयताकार कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब इसका एरिया क्या दिया दोस्तों, 500 वर्ग फीट। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो हम पहले यूनिट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सारा चीज़ यूनिट जो है सेम रहना चाहिए। तो ये भी फीट में है, ये भी फीट में है, और ऑप्शन में है वो भी फीट में है, तो हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला काम। उसके बाद दूसरा क्या दिया है, देखिए हम क्या 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 जो हमें गिवन है उसको हम नोट कर लेते हैं। पहले हमें दिया है एरिया 500 वर्ग फीट, उसके बाद क्या दिया है, बाड़े की चौड़ाई। ठीक है, बाड़े की उसकी चौड़ाई, मान ली इसका ये वैल्यू दिया है बी, ब्रिथ हमें दिया है, कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 20 फीट। ठीक है, चौड़ाई हमें दिया है 20 फीट, तो हमें लंबाई इसकी ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हमारा एरिया क्या हो जाएगा, आयत का एरिया, एक आयताकार बाड़े है मतलब ये आयत बन गया। अब आयत का एरिया क्या हो जाता है दोस्तों, लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो देखिए अब लेंथ क्या दिया है, लेंथ हमें निकालना है, एरिया क्या दिया है 500 दिया है। ठीक है, लेंथ हमें निकालना है, इनटू ब्रीथ क्या दिया है 20। अब यहाँ से मैं एल की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 500 बटे
20 को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये आ गया 500/20। अब देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 एकम 2 और ये 25 दूने 50, मतलब लेंथ हमारा क्या निकल के आ गया 25, और ये किस में रहेगा, फीट में। ठीक है, लेंथ हमारा निकल के आ गया 25 फीट, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए कितना सरल सा क्वेश्चन था, ये आपका पेपर 2 में पूछा गया था। तो देखिए आप क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, उसके बाद समझिए। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप क्या कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है उसमें आप जाके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइए, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, फिर आप जो है फ़ोन करके भी अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैं आपका हेल्प कर सकता हूँ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, ये आपका शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला खराब है। तो देखिए क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है, और क्या बोला दोस्तों, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। मान लीजिए मैं इसका चौड़ाई को, मान लीजिए इसके मैं चौड़ाई जो है x मान लेता हूँ। ठीक है, अब लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो है इस चौड़ाई से 15% अधिक है। इस चौड़ाई से 15%, मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो इससे 15% अधिक, मतलब ये भी अपने आप में 100% होगा, तो इससे 15% अधिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 115%, और प्रतिशत की जगह में क्या कर देते हैं हम, बटे में 100। ठीक है, चौड़ाई मान लीजिए x है तो लंबाई क्या हो जाएगा, x इंटू x गुणित 115/100, मतलब 15% अधिक है। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया है, हम उसके बाद हमें बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेना है। देखिए एरिया क्या दिया है, एरिया 460, एरिया क्या दिया दोस्तों 460। पहले हम निकाल लेते हैं एरिया। एरिया बराबर क्या होता है, आयत का एरिया क्या हो जाता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का एरिया क्या हो जाता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पर एरिया हमें दिया है 460, एरिया हमें दिया है 460, लंबाई क्या दिया है दोस्तों, x इंटू 115/100, और गुणित चौड़ाई क्या दिया है दोस्तों, x। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो देखिए इस यहाँ से मैं एक स्टेप और करता हूँ, ये हो गया 460 बराबर, ये क्या हो गया दोस्तों, x² इंटू 115/100। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं इस साइड बनाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x² बराबर, देखिए 115/100 इसके साथ गुणा हो रहा है, वो इधर आके भाग हो जाएगा। ठीक है, इधर आके भाग हो जाएगा, तो ये किस प्रकार से हो जाएगा 460। अब ये भागित होगा, भागित 115/100, तो भागित को हम किस प्रकार से हल करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ गुणा, इसको मैं कर देता हूँ गुणा, और इसको नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। ठीक है, ये मैंने आपको भिन्न वाला चैप्टर में अच्छे से बताया हुआ था इसका कंसेप्ट। अब देखिए ये किस प्रकार से हो जाएगा, x²। अब यहाँ पर जो जो कटेगा उसको हम कटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये किससे कटेगा, 5 दूने 10, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूने 10, सॉरी 5 दूने 10, एक बचा, ये हो गया 5 तिया 15। ठीक है, ये आ गया 23, और ये हो गया 20 पंछे 100। अब देखिए यहाँ पर 23 एकम 23, 23 दूने 46, ये कितना आ गया 0, मतलब x² का वैल्यू क्या आ गया 20 गुणित 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, ये अंडर रूट में वर्ग इधर गया, तो ये 20 गुणित 20 करेंगे तो ये कितना आ गया 400, और 400 किसका वर्ग होता है, तो 400 होता है किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग हो जाता है। तो इसमें x की वैल्यू क्या आ गया 20, और ये किस में रहेगा, मीटर में। ठीक है, आयत की चौड़ाई यही हमें निकालना था। तो देखिए इसमें 20 किस ऑप्शन में दिया है, 20 हमारा कहीं भी नहीं दिया है, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें हमें बस एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, फार्मूला में रख के इसका आंसर निकाल लेना था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आपका CGTET 2019 पेपर 1 में पूछा गया है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर बना अंतः वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या कोई एक वृत्त है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक वृत्त बना लेता हूँ 6 सेंटीमीटर जिसका त्रिज्या है। अब इसके अंतः वर्ग मतलब कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर में कोई वर्ग बना है। ठीक है, इसके अंदर में कोई वर्ग बना है। ठीक है, ये हमारा वर्ग होगा, और उसका एरिया हमें निकाल लेना है।
तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, हमें क्या दिया दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से ये वृत्त का कोई केंद्र पॉइंट होगा, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये इसका क्या हो जाएगा, ये रेडियस आर। वृत्त के लिए हम देखते हैं रेडियस आर, और ये रेडियस आर बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। अब इसी आर को अगर मैं डबल कर देता हूँ तो ये वर्ग का विकर्ण बन गया, ये पूरा वर्ग का विकर्ण बन गया, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण हमें पता है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण हो जाता है √2 इंटू ए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा वृत्त है इसका पूरा व्यास जो है वर्ग का विकर्ण हमारा बन रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए वर्ग का विकर्ण हमें पता है, अब विकर्ण हमें कितना दिया है, विकर्ण हमें कितना दिया, देखिए ये इसका आर कितना दिया है 6, और ये भी कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 और 6 को मैं मिला दिया तो पूरा वृत्त का व्यास बन गया, मतलब त्रिज्या 6 है तो वृत्त का व्यास क्या कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल। तो इसका जस्ट डबल ही क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण, मतलब वर्ग का विकर्ण क्या हो गया दोस्तों यहाँ पास 12, और इसका वैल्यू क्या दिया है √2 इंटू ए, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर ए की वैल्यू निकाल देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हो गया 12/वर्गमूल 2। अब देखिए यहाँ से हमें ए की वैल्यू निकालना है। अब 12/वर्गमूल 2 को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, तो देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दिया है 12/वर्गमूल 2। अब मैं वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, ठीक है, वर्गमूल 2 का ऊपर में गुणा कर दिया, वर्गमूल 2 का नीचे में भी गुणा कर दिया, क्योंकि इसको कटाने पर हमारा जो है ये कट के 12/वर्गमूल 2 ही के रूप में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये वर्गमूल 2 नीचे से वर्गमूल 2 को हटाने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं एक स्टेप और हल कर लेता हूँ, तो ये कितना आ गया दोस्तों, तो ये आ गया 12/वर्गमूल 2। अब देखिए वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग और वर्गमूल कट जाता है, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ये 2 एकम 2, 2 छक्के 12, मतलब ए की वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए की वैल्यू क्या निकल के आ गया दोस्तों, 6√2, ठीक है, 6√2, ये हमारा ए का वैल्यू निकल के आ गया। अभी हमारा ए का वैल्यू निकला है, अभी हमारा आंसर नहीं निकला है। कहने का मतलब ये जो वर्ग है इसका कोई एक भुजा का वैल्यू हमें अभी इसका कोई एक भुजा का वैल्यू अभी निकला है। अब हमें निकालना क्या है, अंतः वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो देखिए एरिया क्या हो जाता है, एरिया क्या हो जाता है दोस्तों, ए का स्क्वायर, मतलब भुजा का वर्ग। तो मैं इसका कर देता हूँ, ए की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, ए का वैल्यू क्या है 6 रूट में 2, और इसका क्या कर देंगे हम, वर्ग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका हम कर देंगे वर्ग, तो इसका वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, तो इन दोनों का मैं वर्ग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6 का घात 2 गुणित ये देखिए वर्गमूल 2 और ये 2 का घात 2, ये दोनों कट के क्या आ जाएगा, ये दोनों कट के आ जाएगा 2, ठीक है। इसको मैंने कैसे किया, ये हो गया 6 का घात 2 गुणित ये हो गया वर्गमूल और ये 2 का घात 2, ये दोनों कट गया। ये चीज़ मैंने आपको घातांक का जब हमने नियम पढ़ा था तो मैं ये वाला पॉइंट पूरा क्लियर करा दिया था, ठीक है दोस्तों। कोई भी चीज़ देखिए, कोई भी चीज़ तुक्का लगाने वाली बात नहीं है, हर चीज़ का फैक्ट है। मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि किस टॉपिक को पहले पढ़ाना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा पहले ही क्लियर हो गया है घातांक के नियम में, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर अभी डायरेक्ट कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ दोस्तों कि कोई भी चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है, आप जो है उसको टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, ठीक है। अब पहले आप प्रतिशत को पढ़ेंगे, लाभ हानि को पढ़ेंगे, और आपको सिंप्लीफिकेशन पता ही नहीं है तो फिर आप प्रतिशत और लाभ हानि में अटकेंगे ही अटकेंगे, क्योंकि पहले क्या होता है, अपना सिंप्लीफिकेशन को अच्छा कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमने घातांक के नियम में इसमें इसको पढ़ लिया था। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप जो है घातांक का नियम वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या आ गया, 6 का वर्ग क्या हो गया 36, 6 का वर्ग क्या हो गया 36 गुणित 2, और 36 में अगर मैं 2 का गुणा कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कोई भी वृत्त दिया है, इसके अंदर जैसे वर्ग दिया है, तो हमने पहले क्या किया, इसका भुजा निकाला, फिर हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया के फॉर्मूला में सीधा सीधा रख दिया, हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है,
यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा कोई आयताकार क्षेत्रफल दिया गया है, कोई आयताकार कोई एरिया दिया गया है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उसकी लंबाई कितना है, 60% है। उसकी लंबाई 60% है, किससे 60% है, चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 60% है। तो यहाँ पर देखिए मैं चौड़ाई मान लेता हूँ, सॉरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। ठीक है, तो इस यहाँ पर मैं क्या मान लेता हूँ दोस्तों, लंबाई मान लीजिए मैं 100 मान लेता हूँ। ठीक है, 100x मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगा, तो देखिए इसका लंबाई जो है 100% रहा होगा, तो उसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई जो है लंबाई का 60% रहा होगा। तो देखिए लंबाई को मैंने मान लिया 100x। ठीक है, तो यहाँ पर अब चौड़ाई क्या हो जाएगा दोस्तों, चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो इसका 60%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 60x। ठीक है, ये मैंने कैसे लिया, तो देखिए क्या बोल रहा है कि जो उसकी चौड़ाई है वो उसकी लंबाई का 60% है, और हमें लंबाई का वैल्यू नहीं पता। तो कोई भी चीज़ क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, तो मैंने लंबाई को मान लिया 100x। अब इसी 100x का जो है उसका चौड़ाई 60% होगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चौड़ाई कितना हो गया, 60x। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें क्या दिया है, इसमें क्या दिया है, परिमाप कितना दिया है, 800 मीटर। परिमाप कितना दिया है, 800 मीटर। तो परिमाप क्या हो जाता है दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और ये कितना दिया है, 800 मीटर। अब देखिए यहाँ से मैं लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू निकाल लेता हूँ, दो को इधर जाके पक्षांतर किया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 400। ठीक है, अब देखिए लंबाई और चौड़ाई हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो लंबाई का वैल्यू क्या दिया है, देखिए 100x प्लस चौड़ाई का वैल्यू क्या दिया है, 60x बराबर कितना दिया है दोस्तों, 400। ठीक है, अब यहाँ से मैं x दोनों से कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं दोनों से x कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, 100 और 60 को जोड़ दिया तो 160 बराबर में क्या दिया है, 400। तो कुल मिला के यहाँ से मुझे x के वैल्यू मिल जाएगा, 400 बटे 160 किया तो 400 बटे 160 किया तो यहाँ से मुझे x के वैल्यू निकल जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, और ये हो जाएगा 2 8 16, और ये हो जाएगा 20, मतलब 20 बटे 8। ये फिर से कटेगा, 4 दूने 8 और ये 4 पंचे 20, मतलब x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5 बटे 2। ये निकल के आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 5 बटे 2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, तो उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणित चौड़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए लंबाई क्या है, 100x है, लंबाई क्या है दोस्तों, 100x, और x की वैल्यू हमने क्या निकाला था, 5 बटे 2। x की वैल्यू हमने निकाला था 5 बटे 2, तो लंबाई कितना आ गया, ये हो जाएगा 250। ठीक है, ये हमारा कट गया, 2 1 2, और ये 50 से कटा तो 5 पंचे 25, 250 मीटर। और यहीं से मैं इसका चौड़ाई भी निकाल सकता हूँ, इसका वृत्त भी निकाल सकता हूँ। तो कितना दिया है, 60 गुणित x की वैल्यू क्या निकला था, 5 बटे 2। ठीक है, तो 60 गुणित 5 बटे 2 करता हूँ, ये 1 हो गया, और ये हो जाएगा 2 3 6, मतलब ये कितना आ गया, 30 गुणित 5 करने पर 150। ठीक है, अब देखिए मैं लंबाई गुणित चौड़ाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 250 गुणित 150, और 250 में 150 का गुणा करने पर ये कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये आ जाएगा 37,500 मीटर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, ये सारा ऑप्शन मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 37,500 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन वाले होते हैं, और कुछ क्वेश्चन सीधा कंसेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा एक ही तरीका है, आप जो है अपना कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और देखिए मैथ्स में कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे मेन काम क्या है कि हम मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को अच्छे से सॉल्व करें। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन जो आपका टॉपिक है उसमें आप देखिएगा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप चुटकियों में हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप प्रैक्टिस कीजिए, वही आपका कैलकुलेशन को ईजी करता है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप निश्चित होगा। ठीक है, उसका परिमाप यहाँ पर से निश्चित नहीं होगा, उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है।
अब देखिए क्या है, एक कोई वर्ग दिया है। अब इसके विकर्ण की लंबाई क्या दिया है दोस्तों, विकर्ण की लंबाई क्या दिया है 20 सेंटीमीटर। और वर्ग का विकर्ण क्या हो जाता है, वर्ग का विकर्ण मैंने आपको बताया था वर्ग वाला कंसेप्ट में क्या होता है √2 इंटू ए। वर्ग का विकर्ण हो जाता है √2 इंटू ए। अब देखिए विकर्ण हमें दिया है 20 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया √2 इंटू ए। अब हमें यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेनी है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा देखिए, तो हो जाएगा 20/वर्गमूल 2। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया 20/वर्गमूल 2। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, हम क्या करेंगे, ये हमें नीचे से वर्गमूल 2 को हटाना है। अब नीचे से वर्गमूल 2 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, 20/वर्गमूल 2 इसके ऊपर में भी वर्गमूल 2 से गुणा कर देता हूँ और नीचे में भी वर्गमूल 2 से गुणा कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 करने पर ये क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। अब ये 2 कैसे आया ये मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। अब ऊपर में क्या हो जाएगा दोस्तों 20/वर्गमूल 2। ठीक है, अब इसको मैं कटा देता हूँ, 2 एकम 2, 2 दहम 20। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ गया, ए की वैल्यू क्या निकल के आ गया 10/वर्गमूल 2। ये हमारा आया दोस्तों, ए का वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब कई बच्चे क्या कर देंगे जल्दीबाजी में ये ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करेंगे और ये क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करके आ जाएंगे, जो कि हमारा गलत है। यहाँ पर हमारा क्या निकला है, अभी वर्ग का भुजा निकला है। ये वर्ग का भुजा होता है सभी तरफ ए। ठीक है, वर्ग का भुजा होता है ए और यही हमारा भी भुजा का वैल्यू निकला है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, वर्ग का परिमाप पूछा है हमें, ना कि उसका भुजा। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या हो जाता है दोस्तों, तो वर्ग का परिमाप हो जाता है 4 इंटू ए। ठीक है, सभी साइड को हम जोड़ देंगे तो देखिए 4a ये हो गया हमारा वर्ग का परिमाप। अब इसी में हम रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा देखिए, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 इंटू ए की वैल्यू क्या निकला है हमारा 10 और ये √2। ठीक है, 10/वर्गमूल 2। तो इसको मैं गुणा करता हूँ, देखिए 4 दहम 40/वर्गमूल 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्या निकल के आ गया, वर्ग का परिमाप 40/वर्गमूल 2। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं सिली मिस्टेक। आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान देना है, कहाँ पर हमें आंसर ले आना है, हमें जल्दीबाजी में कोई भी गलत फैसला नहीं लेना है। तो दोस्तों आज हमने देखा 2D आकृतियों का पूरा डिटेल, पूरा बेसिक उसका होता क्या है। फिर अगली क्लास में हम देखेंगे जो 3D आकृतियाँ होती हैं, जैसे हमारा घन, घनाभ, शंकु, हमारा बेलन, इसके बारे में हम पूरा डिटेल कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर उससे भी बड़ा आपका कोई डाउट होगा तो आप जो है मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे कॉल करके भी अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। मतलब आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो है दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए।